हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 12 जुलाई 2024 आम तारीख है, लेकिन अगर आज जुडिशरी के नज़रिए से देखें, जो फैसले आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने लिए, कई फैसले हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि राजनीतिक द्वेष विद्वेष के चलते फिलहाल जेल में बंद है। उन पर जो ईडी और पीएमएलए का मामला है वो पूरे देश में चर्चा में है। उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन 12 जुलाई सिर्फ इस मामले के लिए नहीं कि जो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो बोला है, बल्कि कई और मामले हैं जिन्हें अभी अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने, कन्नड़ का एक चैनल है पावर टीवी, कम लोगों ने उसका नाम सुना होगा क्योंकि कन्नड़ टीवी देश के बाकी इलाकों में नहीं देखा जाता। लेकिन ये मामला क्या था? इस मामले में CJI ने टिप्पणी की है कि पावर टीवी का लाइसेंस, उसको जो शो कॉज नोटिस दिया गया, उसको रोका गया। ये वो चैनल है जो प्रमुखता से, मुखरता से देवगौड़ा परिवार में जो प्रज्वल रवन्ना, सूरज रवन्ना, दोनों जिनके ऊपर यौन दुराचार के लड़कियों से, लड़कों से जो बीभत्स घिनौने घृणित आरोप लगे हैं इन दोनों भाइयों पर, उनसे जुड़ी खबरें ये मुखरता से प्रसारित कर रहा था ये चैनल। और उसको रोकने के लिए इसको शो कॉज नोटिस दिया गया दिल्ली से, INV मिनिस्ट्री से, मोदी सरकार के एक मंत्री के ऑफिस से फ़ोन गया। उसके बाद वहाँ अदालत ने एक आदेश पारित किया कि आप इसको नहीं चलाएंगे, और उसके लाइसेंस को लेके विवाद हुआ। हाई कोर्ट ने भी उसमें कोई दखल नहीं दिया। उसके खिलाफ ये चैनल दिल्ली आया तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा, सुनिए, गौर कीजिए उन शब्दों पर। डिटेल में हम बताएंगे, पहले सुन लीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखते ही जितना हम इसमें अब तक पढ़ चुके हैं उससे पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकल वेनिडेटा है। साफ साफ पहली नज़र में ये प्लेन केस ऑफ पॉलिटिकल वेनिडेटा, यानी हिसाब चुकाने का, यानी कि राजनीतिक द्वेष से, यानी कि आवाज़ दबाई जा रही है मीडिया की, क्योंकि वो हिम्मत कर रहा था देवगौड़ा परिवार के ये जो दो होनहार दोनों भाई हैं जिन पर इस तरह के संगीन आरोप लगे हैं, सब जानते हैं, तो वो प्रसारित ना कर पाए। तो चीफ जस्टिस ने उस पर स्टे लगा दिया है। सोमवार तक सुनवाई करेंगे और उन्होंने कहा कि हम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते। यदि अगर हम इसमें हस्तक्षेप ना करें तो न्याय के रूप में हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये चीफ जस्टिस साहब के शब्द हैं। अभी आएंगे, हम तमाचे वाली बात कही थी ना हमारे अवतार पुरुष मोदी जी ने, तो आज तो चटाक पटाक छटाक पटाक इतने तमाचे लगे हैं जुडिशरी से कि उंगलियां छप गई होंगी। लेकिन बोले कौन, बताए कौन, मानेगा कौन? तो अभी आप धैर्य से जरा ये पूरी वीडियो देखिए। इन सब मुद्दों पर हमको अलग अलग वीडियो विस्तार से आपको बना के देनी पड़ेगी ताकि देश की जनता समझे, जाने। क्योंकि राजनीति के शोर में तो पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी लग गई होगी। अब तक तो ट्रोलिंग शुरू हो गई होगी। आज तो सुप्रीम कोर्ट के 8-10 जस्टिस के पीछे ट्रोलिंग हो गई होगी। संजीव खन्ना साहब, दीपांकर दत्ता जी, अभय ओका जी, BR गवई जी, चीफ जस्टिस तो हैं ही, PS नरसिम्हा और भी कई लोग हैं, वो भी आपको बताते हैं। तो ये दूसरा आपको हमने मामला बताया अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत की, उसमें भी अभी आएंगे। तीसरा, आज अभय ओका और उज्जवल भुयान साहब की जो बेंच है, उसने दिल्ली में, LG है ना अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, बहुत आगे रहते हैं तमाम बयान देने में, और उसमें उनके बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा ये LG साहब खुद को कोर्ट समझते हैं क्या? LG साहब खुद को कोर्ट समझते हैं? अब उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस देने पर विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। एक और चमाचा, ये भी आप समझ लीजिए। मामला क्या है, दिल्ली में जो पेड़ काटे गए, 1000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग और तमाम मुद्दों पे तो CJI और मोदी साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, उसके बावजूद पेड़ काटे गए। और फिर जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो लीपापोती करने के लिए, उसको ढकने के लिए DDA के चेयरमैन को नोटिस जारी किया गया कंटेम्प्ट का। और उनकी बेंच ने, अभय सिंह ओका जी और उज्जवल भुयान साहब की बेंच ने बोला कि 3-4 दिन से क्या हो रहा है, इतनी सख्त टिप्पणी है, शर्मदार आदमी हो तो इसी पर रिजाइन कर दे। नैतिकता की बहुत बात करते हैं ना ये भारतीय जनता पार्टी वाले। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ये, कि उनको बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए, कवर अप करने के लिए झूठ बोला गया, अदालत को गुमराह किया गया, अदालत के सामने
गलत तथ्य पेश किए गए। फिर महेश जेठमलानी जी अपने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और मशहूर वकील राम जेठमलानी के बेटे हैं, देश के नामचीन वकील हैं, वो कूदे। एजी साहब का भी इसमें जिक्र है, इसकी भी बात विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड पे आ गई और आगे ये मामला अगले कुछ हफ्तों में खुलेगा, इसकी डिटेल भी आपको देंगे। तो ये तीसरा मामला। अब आगे आते हैं, आपको बताते हैं। तो ये जो आज घटनाएं हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनमें जो प्रमुख खबर है वो है अरविंद केजरीवाल जी की अंतरिम जमानत की, जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं तो बेल वाले सीएम है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, अभी तो जेल में से तो बाहर आएंगे नहीं क्योंकि सीबीआई में भी डाला हुआ है। लेकिन इसकी जो बारीक बातें हैं, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं, जटिल शब्दावली है, बहुत ही उलझा हुआ मामला है, पीएमएलए का, ईडी का राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया जाता है, यूएपीए के मामले में देख लीजिए। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि अदालतों में इस वक्त आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस मुद्दे पर प्रहार किया है जुडिशरी ने और उसको एक सही व्यवस्था में लाने की कोशिश की है। ये जो गिरफ्तारी का हथियार है ना, ईडी के अंदर कर लो, पीएमएलए के अंदर कर लो, बताओ में तो अभियुक्त को किन मामलों पे क्यों किया गया है, उससे बेगुनाही से जुड़े हुए दस्तावेज एक तरफ कर दो, जो उसमें से सेलेक्टिव दस्तावेज हैं वो ले लो, उसके बाद उस पर केस थोप दो, अब चलता रहेगा मामला, इधर से उधर, उधर से इधर, फुटबॉल बन जाता है आदमी, नीचे से नीचे अदालत, फिर बड़ी अदालत, फिर और बड़ी अदालत, और इतनी लंबी उसकी प्रक्रिया है, इतने मामले हैं, जुडिशियल डिले में एक बार आप फंस जाइए तो गई आपकी तो प्रतिष्ठा सारी की सारी। राजनीतिक संदर्भ में तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी साख, आपकी जो लोग आप पर यकीन करते हैं, जो मतदाता आपके साथ हैं, फिर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कर दो। तो सिलसिलेवार ये हुआ है जो संजीव खन्ना साहब ने और दीपांकर दत्ता जी ने। अब यहाँ हमें याद दिलाना पड़ेगा आपको कि अवतार पुरुष, नॉन बायोलॉजिकल हमारे प्रधानमंत्री जी, चौकीदार राष्ट्र के प्रधान सेवक, उनका बयान आपको याद दिलाना हमारी मजबूरी है बार बार, क्योंकि अदालत को किस तरीके से, अदालत के आदेश को अदालत के कंधे पर किस तरीके से बंदूक रख के चलाई जाती है, कैसे अदालतों के जो मौखिक या लिखित आदेश होते हैं उनका इस्तेमाल होता है जनमत को प्रभावित करने का। जब अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम की जो बात हो रही थी और बैलेट पेपर की बात हो रही थी, जिसको खारिज कर दिया था इन्हीं दोनों की बेंच ने, उससे बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने बताया था बात करते हुए, और कहा था कि तमाचा है, करारा तमाचा है। तो उन्हीं की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं के कसौटी का, अगर वो तमाचा था तो ये जो आज लगे हैं खटाक पटाक चटाक, ये क्या है, कौन पूछेगा उनसे, किसकी जरूरत है? मेन स्ट्रीम मीडिया की तो सवाल ही नहीं, आपको ये खबरें मिलेंगी भी नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में, मिलेंगी भी तो इस तरीके से मिलेंगी कि आपको असली बात समझ ही ना आए, उसमें से भी ऐसा बनाया जाए कि जीत इन्हीं की हुई है, और बाकी ट्रोलिंग तो अब तक शुरू हो चुकी होगी, लेकिन अब कितने कितने लोगों की ट्रोलिंग करोगे भाई, किस किस की ट्रोलिंग करोगे, वो तो अभी आ जाएंगी बातें। तो संजीव खन्ना साहब और दीपांकर दत्ता जी की बेंच ने जो बातें कही हैं उसके लिए कई वीडियो की जरूरत है, मोटी मोटी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, फिर आपको सिलसिलेवार डिटेल में बताएंगे। लेकिन मुख्य बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि ईडी और पीएमएलए का और सीबीआई का अब हुकूमत उस तरह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। हमें दिखता है कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट अब उसको बिल्कुल ठीक करने की मूड में आ गया है, और लगता है कि हो जाएगा अगले कुछ हफ्तों या महीनों में उसका भी फैसला हो जाएगा। वो अलग बात है कि भाई आखिर में पार्लियामेंट कानून बनाना तो उसी के हाथ में है। तो जो पहले का दाव रहा कि जब हमारी ना चले तो कानून ही बदल डालो, जैसे इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव वाले मामले में हुआ, जैसे और कई मामलों में हुआ कि सीबीआई के चीफ में से उसमें से निकाल दीजिए सीजीआई का नाम, कानून ही बदल दीजिए। तो वो स्थिति होगी। दिल्ली के मामले में भी आपने देखा कि दिल्ली निर्वाचित सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच जो टकराव चल रहा था कि किसकी चलेगी, कौन अफसरों की तैनाती करेगा, कौन तय करेगा कि क्या होना है दिल्ली के अंदर, किसकी सरकार की क्या भूमि। तो वो जब अधिकारों की व्याख्या हुई लंबी लड़ाई के बाद, तो फिर वो बदल दिया गया, कानून ही बदल दिया गया। तो मुख्य बात जो इसमें हुई है अरविंद केजरीवाल जी के मामले में, जो केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल के बारे में, महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो हुकूमत के जो दांत और नाखून थे ना, जिसके जरिए वो दबोच लेता था, ये दबोच सकता था, और आप कुछ कह ही नहीं सकते, इतनी कठिन कर दी गई थी उसमें बेल की,
गिरफ्तारी के बाद बेल मिल ही नहीं सकती। तो उन्होंने 4-5 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात जो उसमें सबसे बड़ी है वो ये है कि केवल आप मौखिक आधार पर गिरफ्तारी नहीं कर सकते, यानी शक की बुनियाद पर, बहुत गंभीर शक है आपको किसी पर, तो वो केवल आपका शक गिरफ्तारी की कसौटी नहीं हो सकता, वो आपको इसकी इजाजत नहीं देगा। ईडी के लिए है ये। डिपार्टमेंट को रिटन में, लिखित में डिपार्टमेंट को रीजन बताने होंगे। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके पास कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके आधार पर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं उस मामले में। केवल पूछताछ के लिए नहीं कर सकते आप कि केवल आपको शक है और आप इसलिए उसको सेक्शन 19 में पीएमएलए की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की, गिरफ्तार कर लेंगे। आपको अगर यकीन है कि जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं वो गिल्टी है, शामिल है उस अपराध में जिसकी आप बात कर रहे हैं पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की, और उसके लिए आप आईओ गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उसको रिटन, लिखित, उसके पास तथ्य, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए और लिखित में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये मोटी बात है एक तो। और दूसरा, पावर ऑफ अरेस्ट अगर आपको है, सेक्शन 19 की उसमें जिक्र हो रहा है, तो ये पावर ऑफ अरेस्ट का आप इस्तेमाल, यानी गिरफ्तारी का जो आपको अधिकार दिया गया है आईओ के तौर पे, वो आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते डिस्क्रिशनरी कि कहीं भी जिसको चाहे उठा लिया, जिसको चाहे कर लिया, कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आपने कैसा पूछताछ करनी है, इसलिए आप पावर ऑफ अरेस्ट का अपना इस्तेमाल करेंगे। आपको कानूनी तौर पर आपकी बाध्यता है, रेखांकित किया, अंडरलाइन किया है, ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि आपको रीजन टू बिलीव, आपके पास कौन से ऐसे कारण थे ये यकीन करने के कि अमुक व्यक्ति, यहाँ अरविंद केजरीवाल आप उसको समझ सकते हैं कि वो इस अपराध में शामिल है, कोई भी दूसरा आदमी हो सकता है, उसके लिए रीजन टू बिलीव आपके पास होने चाहिए। और ये उस व्यक्ति को जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको देना कानूनी नेसेसिटी, लीगल नेसेसिटी, यानी कानूनी जरूरत है, प्रोटोकॉल है ये, इसको फॉलो करना होगा। ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ये ऑब्जर्वेशन में है। और ये जिसको गिरफ्तार किया उस पर ऑनस नहीं है, ये डिपार्टमेंट का ऑनस है अब, कि डिपार्टमेंट इस बात को साबित करेगा, डीओई करना पड़ेगा उसको, कि उसने जिसको गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी जायज़ ठहराई जा सकती है। तो ये दूसरी बड़ी बात है। प्लस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उन्होंने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक समान नीति होनी चाहिए, नहीं कि इसके मामले में कुछ और, उसके मामले में कुछ और, सबको जैसे चाहा अपना सेलेक्टिवली आपने कर लिया, पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आप बनाइए पीएमएलए के मामले में गिरफ्तारी की, जो, लेकिन इस बेंच ने, चूंकि विरोधाभास था, कंट्रडिक्शन था, और उसका लाभ, अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। विजय मदन लाल चौधरी में जो 3 लोगों की बेंच थी, उसने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसमें उसने एक तरह से उस अधिकार को अपहेल्ड किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी के सेक्शन 19 में, 91 की जो बात की है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा है कि ये लार्जर बेंच के पास जाना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह का ग्रे एरिया, किसी तरह का कंफ्यूजन, किसी तरह का विरोधाभास, कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल एक बार वंस फॉर ऑल वो सेटल हो जाए। लेकिन साथ ही ये भी ऑब्जर्व किया इन्होंने कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ईडी को, जो भी अधिकारी है या जो विभाग या जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं, जब किसी को आप गिरफ्तार करें तो केवल उन तथ्यों को, उन दस्तावेजों को, उन साक्ष्यों को ना कंसीडर करें, उन्हें भी कंसीडर करें जिनसे उस व्यक्ति की बेगुनाही साबित होती हो। वो इस मामले में संदर्भ इसलिए कि 10 बयान थे जिसका बार बार जिक्र हुआ, 10 बयानों को तो एक तरफ रख दिया गया, 11वें बयान का जिसमें उसने नाम लिया उसके आधार पर आपने कर दिया, वही आपने आगे पेश कर दिया। वो जो 10 बयान थे जिसमें जिक्र ही नहीं था, तो वो ये कह रहे हैं कि आरोपी जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसके उन समग्रता से, पूरी तरीके से, वो भी डॉक्यूमेंट, वो भी दस्तावेज, वो तथ्य, वो सरकमस्टेंसेस, वो सारी चीजें जिससे उसकी निर्दोष होने की दलील मिलती हो, स्थिति पैदा होती हो कि भाई लग रहा है हमने ये 10 चीजें दिख रही हैं, 10 में से 7 ऐसी हैं जिससे लगता है कि ये आदमी शामिल नहीं है, जिससे इस बात का लगता है कि नहीं, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 3 आपको मिल गई, तो आपने वो 3 उठा ली और बाकी 7 या बाकी 10
छिपा दी, उनको नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि उसको भी आपको कंसीडर करना होगा, ये भी उन्होंने इस बारे में कहा है। और एक और बात, चीफ मिनिस्टर को लेकर चल रहा था कि साहब दागी व्यक्ति है, दागी जेल में है, मामला दर्ज हो गया है, चार्जशीट हो गई है, ये सब जो बातें फैलाई जा रही है ना, कि उसके बावजूद देखिए कितना बेशर्म आदमी है, निर्लज्ज आदमी है, नैतिकता राजनीति की सब ठिकाने लगा दी। आज तक पहला इतिहास का ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो जेल से सरकार चलाएगा। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये अदालत ऐसा कोई उनको मतलब ऐसी कोई सलाह उनको नहीं दे सकती, अदालत ऐसा कोई निर्देश, आदेश या सलाह नहीं दे सकती। वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, वो स्वयं कोई इस बारे में वो लेना चाहे तो लें, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो इस्तीफा दे दें। ये उनका स्वयं का विवेक है। और उसको भी उन्होंने रेफर किया है कि भाई अगर इस मामले में ऐसा कोई बनना है, ऐसी कोई लगता है कि ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जहां अदालत को ऐसा कोई निर्देश, संविधान की पूरी व्याख्या करके, समीक्षा करके, अगर ऐसा कोई संविधान सम्मत अभी तक तो नहीं, तो उसको भी उन्होंने रेफर कर दिया है 3 सदस्यीय बेंच के, लार्जर बेंच की बात वो कर रहे हैं। जो ये उड़ाई जा रही है ना खबरें कि 3 मेंबर बेंच को दे दिया गया है, वो कर दिया गया है, तो अभी तो केवल अंतरिम दी है, केवल ये कहा गया कुछ दिन बाहर रहिए, मतलब उस सबको छिपा दीजिए कि आपके कुत्सित, आपके षड्यंत्र, आपके डिजाइन, आपका जो पूरा एक तरीका था, नापाक तरीका जिसको कहेंगे, आपका जो गैरकानूनी तरीका था, आपका जो अनैतिक, अनुचित, जितने भी भारी शब्द हों वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि आप सीधे तरीके से तो पार नहीं पा रहे, आपको जनमत तो मिल नहीं रहा, जनता तो आपको नहीं दे रही दिल्ली के चलाने की, तो आपने कहा भाई इससे पार पाने के लिए इसको ऐसे निपटाओ, ऐसे घेर लो, लगा रहेगा, लड़ा रहेगा, अपना फांस दो सब, और जो कमाई है उसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बराबर कर दो। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, डिस्क्लेमर अभी बता दें, हम कोई जज नहीं है कि किसने गलत किया किसने नहीं किया। अगर अरविंद जी ने किया है, मनीष सिसोदिया ने किया है, दीजिए देश के कानून के हिसाब से, लेकिन ये तो ख्याल रखेंगे ना कि उनके साथ गलत ना हो। न्याय की तो यही बुनियादी सिद्धांत, न्याय का तो यही है ना, उसका तो पालन होना चाहिए ना, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो नहीं चलेगा। तो ये इस संदर्भ में देखा जाना जरूरी है। तो इस बात को भी उन्होंने कहा, और सेक्शन 45 वाली बात को भी उन्होंने कहा कि जिस ट्विन कंडीशन की जो बात हो रही है उसकी भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन में लिया है, और इसलिए उसको कहा है मेरिट पे नहीं, क्योंकि बड़ी बेंच उसको देखेगी विजय मजनाल चौधरी वाले मामले में, जिसका हमेशा उल्लेख किया जाता है सेक्शन 19 के मामले में, पीएमएलए में, ट्विन कंडीशन के मामले संदर्भ में जमानत को लेकर के। तो वो चूंकि लार्जर बेंच का था इसलिए इन दोनों की बेंच ने कहा, लेकिन जितनी भी टिप्पणी इस जजमेंट में हुई हैं वो इस बात के लिए काफ़ी है, शर्मदार आदमी के लिए, अगर राजनीतिक नैतिकता की बात जो लोग करते हैं, जो लोग बिल्कुल निष्पक्षता की ऐसे बात करते हैं कि हमने तो साहब पूरी छूट दे दी, तो उनके लिए ये डूब मरने की, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अगर वो कसौटी मानी जाए कि वो जजमेंट इसी बेंच का बैलेट पेपर के मामले में, ईवीएम के मामले में, उन ताकतों को, देश की, जो देश के सम्मान को, देश की पूरी तरक्की को, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, निष्पक्ष संस्था, इतनी बड़ी संस्था, उस पर जो टिप्पणी कर रहे थे, जिन लोगों ने सवाल उठाए, जो ये कह रहे थे कि भाई सबके लिए यार्ड स्टिक सेम होनी चाहिए, ठीक है, उस समय वो जजमेंट तमाचा था। अगर तो ये जजमेंट क्या है जो आज आया है, ये सारी टिप्पणियां क्या है जो CJI ने की है, ये जो दूसरी बेंच ने टिप्पणी की है LG के बारे में, वो क्या है? बाकी तो आप रोज इस्तीफा मांगते हो कि उन्होंने ये बोल दिया तो इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने ये बोल दिया, नैतिकता की बात करते हैं। तो चाल, चरित्र, चेहरा चिंतन करने वाले जो लोग हैं, जो अपने को, अपने रथ को दूसरों से कई फुट बल्कि कई किलोमीटर ऊंचा बताते थे कि हम तो बिल्कुल अलग हैं, उनके लिए ये सब मैनेज हो गए, ये सब बदल गए। मतलब अब तो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं, जस्टिस संजीव खन्ना हैं, जस्टिस भूयान हैं, अभय सिंह होका हैं, BR गवई हैं, और भी कई नाम हैं। इसलिए आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण है कि आज एक ऐसी शुरुआत होती दिखाई दे रही है छुट्टियों के बाद, जुलाई के इस महीने में, जिससे लगता है कि जो संतुलन थोड़ा बिगड़ गया ना सत्ता के नशे में, तो 2 कारण है। एक तो जुडिशरी अगर बताती है कि नहीं, हम गलत नहीं होने देंगे, संविधान सम्मत बात ही हम होने देंगे, दबाव में नहीं आएंगे। और फिर अब इस बार लॉ बनाने के लिए अब आसान नहीं है। इस बार आपने देखा
संख्या बल जरूर है, लेकिन देश देख रहा है, उतना कमजोर नहीं है इस बार विपक्ष। नैरेटिव भी चेंज हो गया है, माहौल भी बदला हुआ है, तेवर भी बदले हुए हैं, और अब जुडिशरी से भी जो आवाजें आ रही हैं, जुडिशरी के जो कदम हैं, वो न्याय, लोकतंत्र, संविधान और व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसका जिक्र इन सारे उसमें निकल के आया है। इंडिविजुअल लिबर्टी जिसको संविधान देता है, राइट टू लाइफ, सम्मान, डिग्निटी, जो बातें संवैधानिक अधिकारों में है व्यक्ति की, जिसको बिल्कुल सबसे कम तवज्जो इस सरकार में दी गई थी, जिसकी वजह से बोलना पड़ता था कि तुगलकी या मुगलिया या जो भी और शब्द, ड्रैकोनियन, जो भी शब्द, तानाशाही, वो इसीलिए क्योंकि मेरी चलेगी माई वे और हाईवे। और ये महत्वपूर्ण बात है, ये सारी बातें उन लोगों के लिए थोप दी जा रही थी जो सवाल उठा रहे हो, जो ये बात कर रहे हो कि सभ्य समाज में भाई आप राजनीति करिए, बिल्कुल करिए, आपको देश की जनता अगर देती है जनमत, लीजिए, हम भी स्वीकार करेंगे, सभी करेंगे, कौन नहीं कर सकता। और उसका एक आपने मेजोरिटेरियन है हमारे यहाँ। तो अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर लोकतंत्र हमें रशिया वाला चाहिए, लोकतंत्र हमें चाइना वाला चाहिए, कोरिया वाला चाहिए, तो फिर तो ठीक है, फिर कुछ भी कहना बेकार है, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही कानून है और वही चलेगा, वही होगा, जो बोले अंदर करो। हुए है ना तानाशाह, ईडी अमीन से लेकर के आप देख लीजिए तमाम, मतलब देखिए देश से कैसे कैसे निकाला गया मीडिया के लोगों को। कनाडा के पत्रकार थे, उनकी शादी इंडिया में हुई है, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया, उनको जाना पड़ा। ये वो खबरें हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम, प्रमुख चैनल, प्रमुख अखबार, प्रमुख मीडिया के संस्थान नहीं देंगे। वो वही बताएंगे, वो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में बताते हैं, वो चीज़ें वो बताते हैं जो उनको बतानी है, वो चीज़ों को भी घुमा के, उनकी पाठशालाएं अलग है, उनकी पाठशालाओं में वर्णमाला ही अलग है, जो एम से शुरू होती है, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मैं, मोदी, मुसलमान। उनकी पाठशाला में ई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ई से इंसाफ या जे से जस्टिस, वो शब्द नहीं है उनकी वर्णमाला में। उनकी वर्णमाला में मैं और मेरी मर्जी, मन मर्जी, जन मर्जी नहीं है। और जो कोई ठीक बात करे तो उसको रिडिक्यूल कर दो, बालक बुद्धि बता दो, तो बालक है, अबोध है, इसको तो ज्ञान नहीं है। और नाटकीयता, हद से ज्यादा नाटकीयता, क्रेडिबिलिटी नहीं, यकीन, विश्वास, आपसी सामंजस्य पर आधारित नहीं, थोपने पर। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अपने कमेंट से हमें बताएं, और जागरूक हो जाइए, कानून जानिए। जो चल रहा है सियासत में, किसी की बात भी ऐसे ही मत मान लीजिए, थोड़ी सी जांच पड़ताल कीजिए, थोड़ा सा वो कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लोकतंत्र है या जो पूरा सिस्टम है, उसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी साझा है, किसी एक की नहीं, कोई अकेले नहीं कुछ करेगा। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हमारी वीडियो यदि आपको ठीक लगती हो तो उन्हें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सहयोग कीजिए। नमस्कार।